हेलो एवरीवन, मैं अरुण चौधरी। वेलकम टू कटारिया क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे कि पर्सन कौन होता है, एसएससी कौन होता है, आपका ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग ने देखा था। असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, किस सेक्शन में इनको डिफाइन किया गया है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेसिडेंशियल स्टेटस, निवासीय स्थिति। इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। निवासी स्थिति आपकी नागरिकता से डिफरेंट होती है, सिटीजनशिप से डिफरेंट है। जैसे अगर हम कहें कि मैं इलाहाबाद या यूपी या इंडिया का नागरिक हूं, ठीक, सिटीजनशिप है मेरे पास क्योंकि मैं बरसों से यहां रह रहा हूं, या अलग चीज है। लेकिन क्या मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं या नहीं, मेरी निवासी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा डिफरेंट वे में देखता है। तो इसी को हम समझेंगे। किसी चीज का अगर कोई व्यक्ति इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो गया, गैर निवासी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता छीन ली गई हो। इसका कहीं पे भी मतलब नहीं है। उसकी नागरिकता से रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई मतलब नहीं है। नागरिकता डिफरेंट है, सिटीजनशिप डिफरेंट है, और रेसिडेंशियल स्टेटस एक डिफरेंट एस्पेक्ट में बात करता है। ठीक, तो इनकम टैक्स में, और ये क्यों जानना जरूरी है कि रेसिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी आप पे टैक्स इंपोज करता है। जो कर लगाता है, टैक्स लगाता है, वो आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग लगता है कि किन इनकम पे, कौन कौन सी इनकम पे आपको किस पोजीशन पे। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो टैक्स देना पड़ेगा, नॉन ऑर्डिनरी हो तो नहीं देना है, या नॉन रेसिडेंट हो तो नहीं देना है। तो क्या आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है क्या एग्जैक्टली, और उसके अकॉर्डिंग आपकी किस इनकम पे टैक्स लगेगा और किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस है क्या। तो सबसे पहले सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन किया गया है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस हम किसका निकालते हैं? तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम चेक करते हैं एक पर्सन का। रेसिडेंशियल स्टेटस हम किसका चेक कर रहे हैं? पर्सन का। रेसिडेंशियल स्टेटस हम किसका देख रहे हैं? पर्सन, एक व्यक्ति का। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पर्सन का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो पर्सन का मतलब कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई लोकल अथॉरिटी, एओआई, बीओपी, ये सारे लोग इंक्लूडेड हैं किसके अंदर? पर्सन में, एक व्यक्ति में। तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी हम पर्सन का देखेंगे, मतलब इन सारे लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। हम पहले इंडिविजुअल का देखेंगे, फिर एचयूएफ का देखेंगे, फिर कंपनी का देखेंगे, फिर फर्म का देखेंगे, एओआई, बीओपी, इन सभी के बारे में रेसिडेंशियल स्टेटस में हम एक एक करके चेक करेंगे कि किसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, हम आप का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 6। सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है। सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है किसके बारे में? इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल, वो दो चीजें हो सकता है, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। वो तो क्या होगा? या तो रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है? रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। इसको अगर हम यहां पे हटाकर इसको हम यहां पे इंडिविजुअल लिख दे रहे हैं। एक इंडिविजुअल क्या होगा? एक रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक, इंडिविजुअल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में क्या हो सकता है? रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। फिर रेसिडेंट अगर हुआ, अगर वो रेसिडेंट हुआ तो उसमें वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है।
अगर रेसिडेंट को हम और क्लासिफाई करें तो उसमें आएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, ठीक, साधारण व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति। और नॉन रेसिडेंट मतलब, रेसिडेंट का मतलब यहां पर हमारा है निवासी से, और इसका मतलब अनिवासी से, इसका मतलब अनिवासी, ठीक। रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, किसी भी इंडिविजुअल को पहले हम दो पैरामीटर में चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। एक चीज, अगर कोई बंदा रेसिडेंट निकला तो फिर देखेंगे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, साधारण व्यक्ति है या असाधारण व्यक्ति है। अब ये तमाम कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कैसे किसी हम व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट है तो कैसे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इनके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस, कुछ रूल समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम रूल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल, हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल सेट टू be resident if he or she satisfy any of the following condition, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एक इंडिविजुअल कह रहा है कि एक इंडिविजुअल सेट टू बी रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट मान सकते हैं यदि वो सेटिस्फाई करे, क्या करे, सेटिस्फाई कर दे ये कुछ कंडीशंस को, क्या कर दे, कुछ कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई कर दे। कौन सी कुछ, एनी ऑफ द, एक, निम्न में से कोई एक शर्तों को अगर पूरा कर दे, कंडीशंस को पूरा कर दे, तो वो क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। इसका दूसरा प्रोस्पेक्टिव क्या है कि जो बंदा इस कंडीशन में से किसी एक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा उसे हम क्या मानेंगे, नॉन रेसिडेंट। लास्ट हमने देखा ना, उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। जो कंडीशन पूरी कर देगा वो रेसिडेंट बन जाएगा, जो नहीं पूरी कर पाएगा वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अभी हम आगे नहीं चल रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं फर्स्ट फेज में हम क्या देखते हैं कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, पहले ये चेक करना है। फिर अगर रेसिडेंट निकला बंदा तो फिर देखेंगे कि ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। फिलहाल हम देख रहे हैं रेसिडेंट है या बंदा या नॉन रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट कैसे बनेगा, अगर वो कोई शर्तों को पूरा कर दे, निम्न में से किसी एक शर्त को पूरा कर दिया तो वो रेसिडेंट हो गया, और अगर नहीं पूरा कर पाया तो नॉन रेसिडेंट हो गया। कैसे चेक करेंगे, अब कंडीशंस क्या है, आइए देखते हैं कंडीशंस क्या है। कंडीशंस, ठीक, कंडीशंस क्या है, तो कंडीशन नंबर वन कहता है कि ही या शी स्टे इन इंडिया at least 182 days in relevant previous year, FPY। यानी कोई बंदा, हमने लास्ट टॉपिक पे लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस साल आप मनी, पैसे अर्न करते हो, कमाते हो, इनकम जनरेट करते हो, उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। और उसके ठीक अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं, जिस साल आपकी इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है। ठीक, तो किसी भी प्रीवियस ईयर में, और किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर किसी ने
182 डेज, कितने दिन? 182 डेज अगर इंडिया में क्या किए हो? बिताए हो। अगर इंडिया में किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति 182 दिन भारत में अगर उसने व्यतीत किए हो, भारत में बिताए हो, स्टे इन इंडिया, तो उसने मान लिया जाएगा कि उसने कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर दी। और जैसे ही किसी ने कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर दी, वो व्यक्ति, वो बंदा बन गया क्या? रेसिडेंट। वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? वो रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक। दूसरी शर्त क्या है? इनकी दूसरी शर्त देखते हैं, कंडीशन नंबर, रूल नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2, और ये ऑप्शनल है, ठीक है, और करके। दूसरी शर्त क्या है कि he she stay in India at least 60 days in a relevant previous year and दो शर्तें हैं यहां पे। सेकंड नंबर, कंडीशन नंबर 2 में दो चीजों को जोड़कर एक शर्त बनाई गई है। तो पहली शर्त है कि उसे प्रीवियस ईयर में, पहली शर्त क्या है कि उसे लास्ट प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन? 60 दिन भारत में तो बिताने ही होंगे। साथ ही साथ वो कहता है कि 365 डेज in 4 preceding previous year। यानी ये शर्त क्या है? अब यहां पे इस शर्त को समझते हैं कि कह रहा है कंडीशन नंबर 2 में दो चीजों को जोड़कर बनाया गया है कि एक, कि प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन दे दो, प्रीवियस ईयर में कितने दिन दे दो? 60 दिन दे दो, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में आप टोटल कितना दे दो? 365 दिन दे दो। प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में टोटल कितने दिन दे दो? 365 दे दो। तो अगर जिस बंदे ने, अगर सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पे लिख दें 60 डेज प्लस 365 डेज, प्लस 365 डेज, यानी जो बंदा प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल में 365 दिन अगर दे रहा है, तो मान लिया जाएगा कि उसने रूल नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर दी। ठीक। और जिसने भी इन दोनों में से किसी एक शर्त को फुलफिल कर दिया, कंडीशन फुलफिल कर दी, तो वो बंदा क्या माना जाएगा? पहले ही बता दिया था, वो बंदा रेसिडेंट माना जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू क्या है कि जो बंदा इन दोनों शर्तों में से किसी एक को भी नहीं फुलफिल कर पाया, वो बंदा क्या हो गया? वो नॉन रेसिडेंट हो गया। क्योंकि हमने कहा जो बंदा कर देगा वही रेसिडेंट बनेगा, तो मतलब जो नहीं कर पाएगा दोनों में से कोई एक भी शर्तें, वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, गैर अनिवासी बन जाएगा भारत में उस एक फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस ईयर में। जरूरी नहीं, कभी कभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि एक साल कोई बंदा नॉन रेसिडेंट है, तो क्या नेक्स्ट ईयर वो रेसिडेंट रहेगा या नॉन रेसिडेंट रहेगा, या कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर? तो हमेशा आंसर होगा वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर, इस साल हम कम रहे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम ज्यादा रहे हो, तो हमने कंडीशन पूरी कर दी होंगी, तो हमारी पोजीशन भी, स्टेटस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो फिक्स नहीं है कि एक बार नॉन रेसिडेंट बन गए या रेसिडेंट बन गए तो आने वाले सालों में भी हमारी पोजीशन वैसी ही रहेगी। ये बदलती रहती है ईयर टू ईयर, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। और ये सारी चीजें टोटली डिपेंड करती हैं आपकी स्टेटस पे कि कितने दिन उन प्रीवियस ईयर में आप भारत में बिताए हैं। समझ में आई ये बात? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रूल नंबर 2 का, ये हमारा कौन सा रूल है? ये हमारा है रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं।
कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं सर्टेन जहां पर किसी बंदे को उस कंडीशंस में वो रूल नंबर 2 के लिए नहीं होगा। उसे अगर भारत में रेसिडेंट बनना है इंडिया में, तो उसे कंडीशन नंबर 1 ही सेटिस्फाई करनी होगी, यानी 182 दिन ही प्रीवियस ईयर में देने होंगे, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। यानी कंडीशन नंबर 2 उनके लिए नहीं बनी है। कौन है ये? इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं, इसका एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस यानी अपवाद, कि कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर ये रूल नंबर 2 लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं करेगा। फॉर रूल नंबर 2 के लिए एक्सेप्शंस हैं। पहली चीज जो लिखी गई है या बताई गई है रूल नंबर 2 में कि एनी क्रू मेंबर ऑफ शिप, ठीक, किसी भी शिप का जो क्रू मेंबर होगा, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है, बहुत डिटेल हमको इसकी याद नहीं करना है, हमें सिर्फ रूलिंग को समझना है कि कोई भी जो समुद्री जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, वेसल होते हैं, उनका जो क्या होगा, कोई क्रू मेंबर, चाहे इसका कोई कैप्टन हो या अदर मेंबर हो, स्टाफ हो, जो क्रू मेंबर है जो भारत से बाहर जा रहा है। जब शिप पे आप निकलते हो तो जर्नी जो होती है इनवर्ड आउटवर्ड की, वो बड़ी लंबी होती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी लग सकते हैं जाने और आने में। तो ऐसे क्रू मेंबर को अगर इंडिया में रेसिडेंट डिक्लेयर होना है तो वो सिर्फ रूल नंबर 1 ही फॉलो करेगा, यानी 182 डेज ही निकालेगा प्रीवियस ईयर में, तभी उसे रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज उसे रेसिडेंट हम नहीं मानेंगे। उसके लिए रूल नंबर 2 नहीं है, ठीक। दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा देखते हैं कौन है। दूसरा बंदा जो है हमारा वो है, दूसरा बंदा जो है अ पर्सन who go outside India for the purpose of employment, for the purpose of employment। अगर कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर जा रहा हो, अगर कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर जा रहा हो, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि रोजगार के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जा रहा है तो वो बंदा भी रूल नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, वो सिर्फ रूल नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा, यानी 182 दिन अगर प्रीवियस ईयर में देगा तो उसे हम रेसिडेंट मानेंगे। अगर नहीं दे रहा 182 दिन, 181 दिन भी हुए तो उसे हम नॉन रेसिडेंट अनिवासी मान लेंगे। तो ये 2 हुए। तीसरा जो रूल है हमारा एक्सेप्शन पॉइंट वो ये है, थर्ड वन, कि अ फॉरेन सिटीजन, a foreign citizen who comes to फॉरेन इंडियन लिख लीजिए, फॉरेन इंडियन सिटीजन, ठीक, हु कम्स टू विजिट इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक। अगर कोई फॉरेन इंडियन सिटीजन है, कौन है? कोई फॉरेन इंडियन सिटीजन है,
भारतीय मूल का, फॉरेन इंडियन किसे कहते हैं, जो भारतीय मूल का, भारतीय मूल किसे कहते हैं कि ऐसे कोई इंडियन सिटीजन जिसके माता पिता, दादा दादी या उनके कोई भी फोर फादर, ठीक, उनके कोई भी बुजुर्ग जो कभी पहले कभी इंडिया में रहते थे और फिर बाद में किसी विदेश में जाकर बस गए थे, तो उन्हें इंडियन ओरिजिन का कहते हैं, उन्हें इंडियन, फॉरेन इंडियन सिटीजन कहेंगे। और ऐसा अगर कोई इंडियन सिटीजन, फॉरेन इंडियन सिटीजन जो भारत आता है घूमने के उद्देश्य से, तो उसे भी रूल नंबर 2 अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसे भी अगर सिटीजन रेसिडेंट बनना है तो उसे 182 दिन निकालने पड़ेंगे। तो ये 3 अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं रूल नंबर 2 के, जहां पे इन 3 कंडीशंस में व्यक्ति को रूल नंबर 2 नहीं मिलता है कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए। बाकी रेस्ट ऑफ द कोई भी पर्सन होगा, बाकी कोई भी बंदा होगा, वो 2 ऑप्शन उसके पास आते हैं रेसिडेंट बनने के, या तो 182 दिन निकाल दे प्रीवियस ईयर में। कुल मिलाकर हमें इससे मतलब नहीं कि आप कितने कितने दिन रहे हो, हमें चाहिए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपने 182 दिन इंडिया में बिताए होने चाहिए। वो कैसे भी है मुझसे मतलब नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। दूसरा रूलिंग है कि आपको प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 दिन नहीं दे पा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है कि प्रीवियस ईयर में आपने कम से कम 60 दिन दिए हो और पिछले 4 सालों में, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में आपने कम से कम 365 दिन इंडिया में बिताए हो। और अगर ये दोनों एक साथ पूरे कर दोगे तो मान लिया जाएगा रूल नंबर 2 सेटिस्फाई हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जिसने दोनों में से एक भी सेटिस्फाई कर दिया, वो बंदा क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। वो बंदा क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। और जो नहीं पूरी कर पाया वो क्या बना, नॉन रेसिडेंट बना। वो क्या बना, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने कहा था कि जो बंदा, हमने सबसे पहले इसके बारे में बात की, हम लोगों ने इसकी बात की कि रेसिडेंट कौन होता है, कि रेसिडेंट कैसे निकलेगा, नॉन रेसिडेंट कैसे निकलेगा। तो रेसिडेंट की हमने रूलिंग देख ली कि जिसने 182 दिन या तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन, दोनों में से कोई पूरी कर देता है। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल की, और इंडिविजुअल 2 होते हैं। कौन, एक हमने कहा रेसिडेंट और एक हमने कहा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब इसमें हमने देख लिया कि रेसिडेंट कैसे डिक्लेयर होता है, नॉन रेसिडेंट कैसे डिक्लेयर होगा। ठीक, अब हमने कहा था कि रेसिडेंट भी 2 तरह के होंगे। अगर कोई बंदा रेसिडेंट बना तो रेसिडेंट भी कितने तरह का होगा, 2 तरह का होगा। रेसिडेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्डिनरी, कौन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक, और दूसरा कौन सा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
ठीक, ये दो तरह के लोग हो गए, ऑर्डिनरी भी हो सकता है और नॉन ऑर्डिनरी भी हो सकता है। अब ऑर्डिनरी किसे मानेंगे और नॉन ऑर्डिनरी, साधारण या असाधारण कैसे समझा जाएगा, इसके लिए भी कुछ रूलिंग्स हैं। जैसे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट जज करने के लिए कुछ रूलिंग देखी हमने, 182 दिन और सेकंड वाली 360 365 और प्लस 60 वाली रूलिंग। इसी तरह से ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए भी कुछ रूलिंग है। तो आइए उसकी रूलिंग देखते हैं। तो उसकी रूलिंग क्या है? उसकी रूलिंग कहता है कि an individual set to be ordinary, resident if he or she satisfy two conditions, ठीक। अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, किसी इंडिविजुअल को हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बोलेंगे जब वो निम्न या दो शर्तों को पूरा कर दे, दो कंडीशंस को पूरा कर दे। लास्ट टाइम हमने कहा था कोई एक करनी है, जब हम रेसिडेंट निकाल रहे थे तो हमने कहा था कोई एक करनी है, एक भी कर दोगे, दो में से दो ऑप्शन थे, एक कर दिया तो मान लिया आपने रेसिडेंट हो। लेकिन अब ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप ऑर्डिनरी बनेंगे। और किसी ने अगर एक पूरी की या एक भी पूरी नहीं की, तो जो एक करेगा वो भी नॉन ऑर्डिनरी और जो दोनों नहीं कर पाया वो भी नॉन ऑर्डिनरी। यानी करनी होगी तो दोनों करोगे तभी ऑर्डिनरी बनेंगे, नहीं किया एक भी तो भी नॉन ऑर्डिनरी, और एक किया एक नहीं कर पाए तो भी नॉन ऑर्डिनरी। ये बात समझ में आई? तो अब ये कंडीशंस क्या है, ये रूल क्या है इसका? तो रूल नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1 ऑर्डिनरी बनने के लिए, पहले he or she may be resident 2 times out of 10 in any preceding previous year। ठीक, पहली रूल कहता है कि ही में बी रेसिडेंट, उसे रेसिडेंट होना होगा, उसे क्या होना होगा, रेसिडेंट डिक्लेयर होना होगा। कितनी बार? 2 बार। कितने में से? 10 में से। यानी जो भी हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर होगा, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में कम से कम 2 बार ऐसे बंदे को रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया हो। और रेसिडेंट कब डिक्लेयर किया जाता है? जब वो 2 में से एक शर्त पूरी करता है। जब वो 2 में से एक शर्त पूरी करता है तो उसे हम रेसिडेंट कहते हैं। कौन सी? वही 182 दिन वाली या 367 दिन या 60 दिन प्रीवियस ईयर वाली, दोनों में से एक पूरी कर दी तो रेसिडेंट बन गया। और ऐसा बंदा 2 बार, कम से कम प्रीवियस ईयर से पहले के 2 बार में ऐसा बंदा अगर रेसिडेंट डिक्लेयर हुआ है तो मान लेंगे कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है रूल नंबर 2, कहता है कि ही और शी stay in India at least 730 days, at least 730 days
in preceding 7 relevant previous year, जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा, जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा, उस प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल, पहले के 7 सालों में कम से कम कितने दिन, 730 दिन उस व्यक्ति ने भारत में बिताए हों, भारत में बिताए हों, तो मान लिया जाएगा कि रूल नंबर 2 आपने पूरा कर दिया। तो मान लिया जाएगा रूल नंबर 2 आपने पूरा कर दिया। और जिस किसी ने इन दोनों रूल्स को पूरा कर दिया तो वो बन गया क्या, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो क्या बन गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया, साधारण व्यक्ति। और जिसने दोनों नहीं पूरी की या कोई एक पूरी की, वो बन गया असाधारण व्यक्ति। वो क्या बन गया, असाधारण व्यक्ति। तो ये है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, पहला पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी इंडिविजुअल की रेसिडेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि वो व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट है तो उसमें ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। इन सारी कैलकुलेशंस को कैसे चेक करते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। समझ में आई बात। तो यहां तक हमने देखा कि कैसे हम देख रहे थे कि रेसिडेंट इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट हुआ तो क्या, कैसे क्या रूलिंग देखनी है कि उसमें हमने कहा 182 दिन देख लो और साथ में 60 दिन और प्लस 365 देख लो, 365 देख लो। ठीक है, 365 देख लीजिए। अब इन दोनों को एक साथ पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई बंदा लास्ट ईयर में 40 दिन रहा हो, 59 दिन रहा हो, लेकिन प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन से 70 दिन रहा हो, 80 दिन रहा हो, तो मान लेंगे रूल नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही है। या 160 दिन पूरी कर रहा हो लेकिन इधर ना पूरी कर पा रहा हो, तो रूल नंबर 2 के हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे। रूल नंबर 2 के एक्सेप्शंस क्या थे कि कोई भी शिप का क्रू मेंबर होगा तो वो रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए सिर्फ 1 ही बना है कि यानी 182 दिन पूरी करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर कोई फॉरेन इंडियन ओरिजिन का बंदा जो पहली बार इंडिया आ रहा है घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, फॉरेन ओरिजिन किसे कहते हैं, जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हो, जिनके माता पिता या उनके माता पिता कभी ना कभी इंडिया में रहते हो, कभी ना कभी इंडिया में रहते हो, तो वो भी अगर इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए भी रूल नंबर 2 नहीं है, उसके लिए भी रूल नंबर 1 होगा। दूसरी चीज, तीसरा क्या था कि कोई बंदा जो भारत के बाहर जा रहा हो, विदेश जा रहा हो किसी रोजगार के पर्पस में, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गो आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे व्यक्ति को भी रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं कर सकता, वो रूल नंबर 2 में नहीं आएगा, उसके लिए अपवाद है। इन तीनों के अलावा कोई भी बंदा होगा उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। तो दोनों में से एक भी कर दिया तो बन गया रेसिडेंट, एक भी नहीं कर पाया तो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट जब बंदा बन गया तो फिर देख रहे हैं ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी बनने के लिए हमने कुछ कंडीशंस बताई कि क्या, कि उसे भारत में कम से कम प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में 2 बार, प्रीवियस से 10 सालों में 2 बार क्या बनना पड़ेगा, रेसिडेंट बनना पड़ेगा। और दूसरा रूल क्या बताया कि प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में उसे 730 दिन इंडिया में बिताने होंगे, 730 दिन इंडिया में बिताने होंगे। और तो ऐसे व्यक्ति अगर दोनों कंडीशन जिसने पूरी कर दी तो वो बन गया ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और जिसने दोनों नहीं पूरी की या कोई एक ही पूरी कर सका वो बन गया नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, जैसा भी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हम इस पे मोटिवेट हों और आपके लिए इनकम टैक्स के नई नई चीजें हम लाते रहें।
पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा इनकम टैक्स का पूरा A to Z, कुछ भी नहीं छूटेगा सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।